जय हिंद, नमस्कार। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक पार्ट 2। पिछले लेक्चर्स में हमने आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतकों में कुछ को डिस्कस किया था। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक पार्ट 2। इसके अंतर्गत सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा आपके साथ आज करने जा रहे हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मानव विकास सूचकांक। देखिए, प्रश्न उठता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया, किसने प्रतिपादन किया? मानव विकास को लेकर के प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा किया गया। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अर्थशास्त्रियों के एक समूह, जिसके अध्यक्ष महबूब उल हक थे। इसके अध्यक्ष महबूब उल हक थे। UNDP ने मानव विकास का अध्ययन करने के लिए मानव विकास की माप कैसे की जाए, आर्थिक विकास का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक विकास के कारण लोगों की क्षमता में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, इसका आकलन करने के लिए एक समूह बनाया था। उस समूह के अध्यक्ष थे महबूब उल हक थे। इस समूह में दो अन्य अर्थशास्त्री, समूह के अध्यक्ष तो महबूब उल हक थे, अन्य अर्थशास्त्री अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रेविस सिंगर, तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी सम्मिलित थे। इन तीन लोगों के समूह ने UNDP को डेवलप किया। UNDP के इस समूह द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा 1988 में दी गई, 1988 में दी गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। इस समूह के अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रतिपादित किया। आपसे पूछा जाए कि HDI का प्रतिपादक कौन है, जनदाता, तो आपका उत्तर होना चाहिए महबूब उल हक। जैसा कि आप जानते हो, कोई कार्य समूह हो, आयोग हो, समिति हो, वह अपने अध्यक्ष के नाम से ही जानी जाती है। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1988 में
यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा किया गया, जिसका अध्यक्ष पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे। इस समूह में दो अन्य अर्थशास्त्री प्रेविस सिंगर और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। प्रेविस सिंगर अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। यूएनडीपी इसके 1988 में तो यह सूचकांक डिफाइन किया गया। इसके बाद से यूएनडीपी द्वारा रेगुलर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी की है। सामान्यतया यह एनुअली जारी की जाती है। हर वर्ष की रिपोर्ट की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थीम होती है। प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक विशेष थीम पर आधारित होते। तो अब प्रश्न उठता है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास का मतलब क्या होता? मानव विकास सूचकांक मानव विकास की माप करता है। आर्थिक विकास का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की मांग करता है। तो मानव विकास सूचकांक आर्थिक विकास का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की माप करता है। मानव विकास मानव की कार्य क्षमता का निरूपण करता है। मानव विकास सूचकांक मानव जीवन की कार्य क्षमता का निरूपण करता है। क्लियर हुआ? यह अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक क्या बताता? मानव विकास सूचकांक आर्थिक विकास का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करता। आर्थिक विकास सूचकांक मानव जीवन के मानव की कार्य क्षमता का निरूपण करता है। मानव विकास सूचकांक जीडीपी सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक का औसत होता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई, जीडीपी सूचकांक, जीडीपी सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक प्लस जीडीपी सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक प्लस जीवन प्रत्याशा सूचकांक या स्वास्थ्य सूचकांक भी इसे कहा जाता का एक एवरेज होता है। एवरेज होता है। एक मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, जीडीपी सूचकांक का एवरेज होता। इन तीनों सूचकांकों को का वैल्यूज निकाली जाती है। उसके लिए अलग फार्मूला बनाए गए हैं। यह आपसे इतना नहीं डीप में सिविल सेवा में पूछा जाता। मेरा उद्देश्य आपको अर्थशास्त्री बनाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य आपको इतनी जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे कि आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो हमने कहा कि मानव विकास सूचकांक इन 3 सूचकांकों का औसत होता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। HDI का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। इसका न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। 0 और अधिकतम मान 1 होता है। हमने क्या किया, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होती है और अधिकतम वैल्यू 1 होती है। क्लियर? मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों को मुख्य तौर से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, निम्न मानव HDI के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण, विभिन्न देशों का वर्गीकरण, विभिन्न देशों का वर्गीकरण। HDI के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण। तो हमने कहा कि सामान्यतया HDI के आधार पर विभिन्न देशों को 3 भागों में बांटा गया। पहला, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, सूचकांक वाले देश। दूसरा, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। और थर्ड है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, मानव विकास सूचकांक वाले देश। यह इन 3 को बांटा गया था। बाद में मध्यम मानव विकास सूचकांक को 2 भागों में बांट गए, निम्न मध्यम मानव विकास सूचकांक और उच्च मध्यम मानव विकास सूचकांक। भारत को मध्यम में उच्च मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश माना गया। भारत को उच्च मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश माना गया है। तो हमने कहा कि HDI का न्यूनतम मान 0 होता, अधिकतम मान जो है 1 होता। सामान्यतया UNDP द्वारा 100 इसमें 190 180 देशों को लिया जाता है। देशों की संख्या फिक्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 190 देशों के प्रति वर्ष इस रिपोर्ट में वह सम्मिलित करती है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, HDI का न्यूनतम मान कितना होता, HDI का अधिकतम मान कितना, HDI के आधार पर विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा गया। तो आप कहना HDI का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। HDI के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों को 3 भागों में बांटा गया। विश्व के विभिन्न देशों को 3 भागों में बांटा गया है।
निम्न मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों को दो भागों में बांटा गया, निम्न मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले वर्ष 2010 में यूएनडीपी ने एचडीआई के साथ साथ एक नया कंसेप्ट दिया, आईएचडीआई। इन इक्वलिटी एडजस्टेड मानव विकास सूचकांक, इन इक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आईएचडीआई, विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक, विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक, विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक, यह कंसेप्ट आया, विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक। अब देखिए, विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक की जब बात होती है, इसमें भी इंडिकेटर वही है जो आईएचडीआई में है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया गया। जहां जब एचडीआई की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एचडीआई जीडीपी इंडेक्स प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स हम प्लस एजुकेशन इंडेक्स का यह एवरेज, यहां पर अर्थमेटिक मीन निकाला गया, लेकिन यहां पर अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला जाता, यहां पर एक ज्योमेट्रिकल मीन निकाला जाता। आईएचडीआई इक्वल टू, आप देखें तो जीडीपी इंडेक्स इंटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इंटू लाइफ एजुकेशन इंडेक्स। इस आधार पर जो है आईएचडीआई निकाला गया, इन इक्वलिटी एडजस्टमेंट। आप जैसा जानते हो, एवरेज 3 तरीके से निकाला जाता, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन। यह वेरिएशन को, उतार चढ़ाव को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो यह दो सामान्यतया एचडीआई की तुलना में आईएचडीआई का मान कम होता है, सामान्यतया, अनिवार्यता की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यूएनडीपी द्वारा एचडीआई और आईएचडीआई, इन दोनों का आकलन किया जाता है। इनके आधार पर विभिन्न देशों की स्थिति को बताया जाता है। मानव विकास सूचकांक को या इस तरह के जो भी इंडिकेटर होते हैं, उनका बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का उद्देश्य होता संबंधित विषय के बारे में जानकारी देना। सूचकांक का मतलब होता है अंकों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना, अंकों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना। हम इस बात का पता लगा। तो मानव विकास सूचकांक आर्थिक विकास का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, मानव जीवन से संबंधित जो इंडिकेटर हैं, ह्यूमन से संबंधित जो इंडिकेटर हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात, जब जीडीपी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात होती है। तो मानव विकास सूचकांक हमारे जीवन स्तर की भी माप करता है। मानव विकास सूचकांक का मान अधिक है तो मित्रों, इसका मतलब है कि हमारा
जीवन स्तर उच्च है, मानव विकास सूचकांक का स्तर निम्न है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जीवन स्तर निम्न है, यह पता चलता है। तो यूएनडीपी द्वारा एचडीआई भी कैलकुलेट किया जाता है और आईएचडीआई। तो इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे हम आईएचडीआर कहते हैं, आईएचडीआर इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सामान्यतया जारी की जाती है, यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती। यूपीएससी में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्सर एक प्रश्न कि यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो एचडीआई इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। जब करंट रिपोर्ट आती है तो करंट की आपको थीम पढ़नी चाहिए, कम से कम 5 देश जो शीर्ष देश है उनकी रैंकिंग, लोवेस्ट 5 देश उनकी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यह आर्थिक विकास का एक इंडिकेटर। आपसे प्रश्न पूछा जा कि भारत में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा जारी की गई, तो भारत में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सबसे पहले 1997 में मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई। 1997 में मध्य प्रदेश सर्वप्रथम राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी किया। मानव विकास रिपोर्ट 1997 में केरला ने भी जारी किया था, 1997 में ही मणिपुर ने भी जारी, लेकिन एमपी सर्वप्रथम जारी किया। तो भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट 1997 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट पर आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 2001 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर 2001 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। यह किसके द्वारा जारी की गई? प्लानिंग कमीशन द्वारा, योजना आयोग द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अब तक 2 बार नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई, 2001 और 2011। यह नेशनल प्लानिंग कमीशन द्वारा जारी की गई थी भारत में नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो भारत में नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अब तक 2 बार जारी की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार। यह दोनों बार योजना आयोग ने जारी किया। भारत में दोनों बार जो रिपोर्ट जारी की गई वह जनगणना के पैरेलल जारी की गई। उस समय राष्ट्रीय जनगणना से हमें सारे आंकड़े प्राप्त थे, उन आंकड़ों को हम एनालिसिस किया और फार्मूले में फिट किया। उसके बाद नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टेट वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने जारी किया। 2021 में जारी होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 की जनगणना कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाई, तो इस कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी वर्तमान में आपसे पूछा जा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा भारत में जारी किया जाएगा,
तो आपका उत्तर होना चाहिए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा अब राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाएगा। अभी नीति आयोग ने इसे जारी नहीं किया। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्कस करना GDI और जेंडर इम्पावर मेजरमेंट। जेंडर इम्पावर मेजरमेंट और GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। 1995 में चीन के शहर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रथम बार यह चर्चा की गई कि महिलाओं के विकास के लिए अलग से इंडिकेटर बनाया जाए। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर यहाँ डिस्कशन हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला और सुषमा स्वराज ने बड़े ही शानदार तरीके से, प्रभावी तरीके से विमेन्स इश्यूज को उठाया, विमेन एम्पावरमेंट की बात किया और इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि महिलाओं के संदर्भ में अलग से इंडिकेटर बनाया जाना चाहिए। तो इसके बाद UNDP ने 1997 में 2 नए इंडिकेटर बनाई, जिसे नाम दिया गया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इम्पावर मेजरमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इम्पावर मेजरमेंट इंडेक्स। GDI केवल महिलाओं के संदर्भ में। HDI जब कैलकुलेट किया जाता है तो पुरुष और महिला दोनों के संदर्भ में कंबाइन कैलकुलेट किया जाता, कंस्ट्रक्ट किया जाता। HDI में देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। HDI jointly calculated by UNDP, but GDI calculated by UNDP, but it is only for female। यह केवल फीमेल के संदर्भ में होता है। GDI केवल महिलाओं के संदर्भ में होता है, GDI पुरुषों के संदर्भ में नहीं। इंडिकेटर वही है, तरीका वही है। GDI की जब बात की जाती है तो GDI में भी 3 यहाँ पर भी हम लिखते हैं GDP इंडेक्स प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स, इसका हाफ होता। यही फार्मूला HDI में भी होता, लेकिन HDI में एज ए पर्सन बीइंग कैलकुलेट किया जाता। लेकिन मित्रों GDI में ओनली महिलाओं के लिए कैलकुलेट किया जाता। आपसे पूछा जा व्हाट इज डिसिमिलरिटीज बिटवीन GDI और HDI, तो योर आंसर शुड बी कि GDI केवल महिलाओं के संदर्भ में कैलकुलेट किया जाता है, HDI महिला और पुरुष दोनों के रूप में ज्वाइंटली कैलकुलेट की जाती है। GDI और HDI दोनों UNDP द्वारा मेजर किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। GDI का मान भी 0 से 1 होता, HDI का मान भी 0 से 1 होता। 1997 में ही UNDP ने जेंडर इम्पावर मेजरमेंट की बात किया। जेंडर इम्पावर मेजरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात किया। तो जेंडर इम्पावर मेजरमेंट के अंतर्गत
जीडीआई में जेंडर इम्पावर मेजरमेंट की जब बात होती है तो इसमें यूएनडीपी 3 पैरामीटर लेती। आप कह सकते हो जेंडर इम्पावर मेजरमेंट 3 तत्वों कारकों के आधार पर कैलकुलेट। पहला है पहला आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता। आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता। महिलाओं की सहभागिता। दूसरा राजनैतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों की, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता। तीसरा नीति निर्माण और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता। महिलाओं की सहभागिता नीति निर्माण और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, इनके आधार पर जेंडर इम्पावर मेजरमेंट का आकलन किया जाता। आपसे पूछा जाए कि जेंडर इम्पावर मेजरमेंट के अंतर्गत किन किन पैरामीटर को प्रयोग में लाया, तो जेंडर इम्पावर मेजरमेंट के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पैरामीटर को प्रयोग में लाया जाता है। आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता, नीति निर्माण और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, इनके बारे में, इनके आधार पर जेंडर इम्पावर मेजरमेंट का आकलन किया जाता। जब यूएनडीपी द्वारा 1997 में यह 3 सूचकांक बनाए गए और इनके आधार पर जो है, इसके आधार पर यूएनडीपी ने कुछ देशों के संदर्भ में रिपोर्ट जारी किया, तो इस रिपोर्ट में भारत को नहीं रखा गया था। कहा गया था कि भारत में महिलाओं की स्थिति काफी निम्न है। भारत में आंकड़े इतना नहीं मिल पा रहे हैं कि महिलाओं को सम्मिलित किया। 1995 में भारत में कई स्थितियां महिलाओं को लेकर नकारात्मक हुई थी। कांग्रेस के एक महासचिव ने अपनी पत्नी नैना सानी को अपने रेस्टोरेंट के तंदूर की भट्टियों में जला दिया था, हत्या करके। यह स्थिति को लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना हो रही हुई थी। इसके बाद जब भारत को इसमें नहीं रखा गया तो तत्कालीन वित्त मंत्री 1997 में संयुक्त मोर्चा की केंद्र में सरकार थी। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने स्ट्रांगली अपोज किया, करना भी चाहिए था, उन्होंने किया। कहा कि भारत को नीचा दिखाने का प्रयास यूएनडीपी ने किया है। भारत में महिला प्रधानमंत्री है, रह चुकी है, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, महिला राज्यपाल है, इत्यादि उन्होंने तर्क दिया। तो इस पर यूएनडीपी ने वित्त मंत्री के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में महिलाएं शिखर पर यदि पहुंची हैं तो या तो वह किसी राजनीतिक परिवार की रही हो, किसी राजनेता की पत्नी रही हो, किसी राजनेता की बेटी रही हो, बहन रही हो, या राज परिवार से आई हो, या फिल्मी दुनिया से आई हो, या औद्योगिक घराने औद्योगिक जगत से आई हो। उसने एग्जाम्पल दिया श्रीमती इंदिरा गांधी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, या बैजंती माला, सुषमा स्वराज,
नजमा हेपतुल्ला इत्यादि का उदाहरण दिया कि यह सभी महिलाएं जो राजनीति के शिखर पर पहुंची है, ग्रास रूट लेवल से उठकर नहीं आई। भारत में ग्रास रूट लेवल से उठ करके अगर कोई महिला राजनीति के शिखर पर आई है तो वह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। यूएनडीपी ने राबड़ी जी का भी उदाहरण दिया। यूएनडीपी ने कहा कि राबड़ी जी आज मुख्यमंत्री इसलिए बनी है कि उनके पति जेल में तो अपने पति के ताज को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री वह बनी। यह उसने राजनीतिक हवाला दिया। फिर कहा कि भारत में कितने राज्यपाल महिलाएं हैं, क्या लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभाओं में महिलाओं को का कितना प्रतिनिधित्व, देश के केंद्रीय उपक्रमों में पीएसयू में कितने पीएसयू की चेयरमैन अध्यक्ष जीएम महिला, विश्वविद्यालयों की वाइस चांसलर कितनी महिला। यह प्रश्न यूएनडीपी ने माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछा और इसके आधार पर जो है यूएनडीपी के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया कि हमारी रिपोर्ट बायस्ड नहीं है, हम निष्पक्षता के आधार पर इस रिपोर्ट का सृजन किया है। इसके बाद कुछ वर्षों बाद भारत को भी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इंपावर मेजरमेंट इंडेक्स में सम्मिलित किया गया। आगे चल करके महिला सशक्तिकरण को मेजर करने के लिए 2 नए इंडेक्स बनाए गए। एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाया गया, दूसरा जेंडर गैप इंडेक्स बनाया गया, जिस पर आगे हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो अभी मित्रों हमने आपके साथ डिस्कस किया एचडीआई क्या है, जीडीआई क्या, जेंडर इंपावर मेजरमेंट क्या। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यह तीनों सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता। अब हम एक नए इंडिकेटर डिस्कस करने जा रहे हैं, एचपीआई और एमपीआई। इन दोनों को मैंने पॉवर्टी वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, इसलिए यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। केवल आपको हम शॉर्ट में दें कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, यह दोनों भी आर्थिक विकास के एक संकेतक है। एचपीआई का मान जितना कम होगा उतना बेहतर है, एमपीआई का मान जितना कम होगा बेहतर। इन दोनों संकेतकों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस पॉवर्टी वाले लेक्चर्स में, इसलिए यहां पर फिर एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई, यह भी आर्थिक विकास मापने का एक संकेतक है। इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले लेक्चर ग्लोबल हंगर इंडेक्स और भारत में इसको डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पर 3 सूचकांकों को हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम नए सूचकांक की हम बात करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनपीआई, नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के बारे में, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के बारे में हम आपके साथ अब चर्चा पर चर्चा करेंगे। इस राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक, इस सूचकांक को वास्तविक आर्थिक समृद्धि का वास्तविक मापक के रूप में देखा जाता है। यह सूचकांक 3 पैरामीटर के आधार पर आकलित किया
जाता। इसमें सबसे पहला सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, जो पहला पैरामीटर है उसे कहा गया सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, उत्पाद की वृद्धि दर सकल, जिसे हम आर्थिक विकास दर कहते हैं। आर्थिक विकास दर, इसकी हम बात करते हैं। आर्थिक पहला पैरामीटर है। हम पहले भी बताया कि आर्थिक विकास दर क्या होती है। आर्थिक विकास दर जीडीपी में परिवर्तन की दर होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी। पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी बढ़ी या घटी उसे आर्थिक विकास। इसमें दूसरा संकेतक होता लोगों, विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार। इस फार्मूले से यह आकलित किया, इस पैरामीटर कि जो आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास का लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहतर हुआ है कि नहीं, उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ है कि नहीं, इसकी बात करते हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, इसको हम मापित करते हैं। तीसरा पैरामीटर है, इसमें पहला हमने बताया सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा लोगों विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार। तीसरा पॉइंट इसमें है लोगों की देश में रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। देश के सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, मूल्यों का संरक्षण, या इन तीन के आधार पर एनपीआई का आकलन किया जाता। प्रत्येक देश की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है, प्रत्येक देश की अपना एक सांस्कृतिक मूल्य होता है। तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक मूल्य, उसको हम किस प्रकार संरक्षित करते हैं, उनको किस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं, इनके आधार पर एनपीआई नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स का आकलन किया जाता। नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स तीन आधार पर आकलित किया जाता। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, लोगों विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर, और तीसरा सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। तो अभी मित्रों आज हमने आपसे डिस्कस किया आर्थिक विकास के इन संकेतकों के बारे में। आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टीपीआई क्या, टेक्निकल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या, इनके बारे में। फिर लैंगिक भेदभाव सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे, जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे, जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, जीआईआई की हम बात करेंगे आपके साथ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे,
मिजरी इंडेक्स की बात करेंगे या इस तरह से अन्य नए सूचकांक भी आपके साथ हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। यह सभी सूचकांक प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए अति महत्वपूर्ण। तो मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा किया इन सूचकांकों को लेकर के। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा। हम आगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं अक्सर आपको बोलता हूं, 9899879360 पर मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपकी समस्या का समाधान खोजना, पहुंचाना और आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो मित्रों, इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम फिर आपसे मिलते हैं। आधुनिक विकास, आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक पार्ट 3 को लेकर के हम आपके पास आएंगे। हम डेली कुछ न कुछ आपके लिए नए नए टर्म्स लेकर आएंगे, नई नई अवधारणाएं लेकर आएंगे, जिससे कि आपका जो नॉलेज बैंक है उनमें और डिपॉजिट होता जाए। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जय हिंद, नमस्कार।